नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपदा का नाम लेकर इस देश के साथ की गई घटिया राजनीति की। आज हम अनकही बातें सुनाएंगे उस कांड के बारे में जिसके बारे में सालों से हमें गुमराह किया जाता रहा है। हम पन्ने खोलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की, जिसका शिकार बना हमारे देश का एक शहर भोपाल, और जिसकी कीमत चुकाई भोपाल में पैदा होने वाली कई पीढ़ियों ने, और ना जाने कब तक कई और आने वाली नस्लों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2 दिसंबर 1984 रात के 8 बज चुके थे। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में रात की शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। सभी मजदूर और सुपरवाइजर अपने अपने काम में लगे थे। तकरीबन 9 बजे 67 मजदूर अंडरग्राउंड टैंक के पास वाले पाइपलाइन की सफाई करने के लिए पहुंचते हैं। वे सफाई कर रहे होते हैं तभी कुछ रासायनिक क्रिया शुरू होने लगती है। 10 बजते बजते टैंक का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच जाता है और शुरू होती है एक जहरीली गैस बनने की प्रक्रिया। गैस अब टैंक से निकलकर पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था। गैस टॉवर के रास्ते से लीक होने लगी और आधी रात होने तक वो जहरीली गैस शहर की हवाओं में घुलकर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। वो जहरीली गैस थी मिक या मिथाइन आइसोसानाइट, जो पानी से मिलकर रिएक्ट कर चुकी थी। अगली 3 तारीख सुबह भोपाल की अब तक की सबसे मनहूस सुबह थी। उस मनहूस सुबह को यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा में के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक क्या हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन लोगों के फेफड़ों में बहुत गैस पहुंच चुकी थी कि वे अगली सुबह की खिली धूप देख ही नहीं सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना से कुछ ही घंटों के भीतर 5000 लोग मारे गए थे। हालांकि गैर सरकारी सूत्रों बताते हैं कि यह संख्या करीब करीब 3 गुना ज्यादा थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15,000 से भी अधिक रही होगी। पर मौतों का यह सिलसिला उस रात शुरू हुआ जब बरसों तक चलता रहा। तब 3 दशक बाद भी बस्तूर जारी है, जबकि हम त्रासदी के सबक से सीख लेने के कवायद में लगे हैं। जानकारों का कहना है कि कार्बाइड फैक्ट्री के करीब 40 टन गैस का रिसाव हुआ था और इसका कारण यह था कि फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसोनाइट गैस में पानी मिल गया था। इस घटना के बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और इसके परिणाम स्वरूप टैंक में दबाव बना। अंततः टैंक खुल गया और गैस वायुमंडल में फैल गई। इस गैस के सबसे आसान शिकार भी कारखाने के पास बने झुग्गी झोपड़ी में बसती लोगों की जान थी। ये वो लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में दूर दूर के गांवों से आकर यहाँ पर रह रहे थे। उन्होंने नींद में ही अपनी आखिरी सांस ली। गैस को लोगों को मारने के लिए मात्र 3 मिनट ही काफी थे। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर बना रहा, जबकि इससे पहले अलार्म बजने में कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि इस आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक थी कि लोगों को भर्ती करने की जगह ही नहीं रही थी। बहुतों को तो दिख नहीं रहा था और बहुतों का सिर चकरा रहा था। सांस लेने में तकलीफ तो हर एक को हो रही थी। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि पहले 2 दिनों में लगभग 50,000 लोगों का इलाज किया गया। जैसा कि आशंका थी, शुरू में डॉक्टरों को ही ठीक तरह से पता नहीं था कि क्या इलाज किया जाए। शहर में ऐसे डॉक्टर भी नहीं थे जिन्हें मिक गैस से पीड़ित लोगों का इलाज करने का कोई अनुभव रहा हो। हालांकि गैस रिसाव के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैसों के असर से मुक्त माना गया।
लेकिन वर्ष 1984 में हुए इस हादसे से भोपाल कभी उभर नहीं पाया और जब जब तक इसकी याद रहेगी तब तक इसके उभरने की संभावना नहीं रहेगी। आज भी वहां पैदा होने वाले बच्चे किसी ना किसी विकलांगता या फिर कोई अंदरूनी बीमारी के साथ पैदा होते हैं। आने वाली उन पीढ़ियों को देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही है, कौन है इसका गुनहगार। ऐसा नहीं है कि ये बस आपदा थी, बस यूं ही एक दिन अचानक हो गई। नहीं, संकेत तो मिले वो बताते हैं कि ये साजिश थी, एक प्रयोग था। ये प्रयोग हुआ था भारत के उन मासूम लोगों पर और बड़े ही सुनियोजित तरीके से। जिस वक्त ये सब घटित हो रहा था उस वक्त देश के पीएम थे राजीव गांधी और एमपी की सत्ता संभाल रहे थे उनके खास सहयोगी अर्जुन सिंह। मैं यहाँ इनका नाम क्यों ले रही हूँ यह आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा हिंट के रूप में ये समझ लीजिए कि अगर कोई फिल्म होती है तो ये उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस हादसे के जिम्मेदार 3 अहम किरदारों के बारे में, जिन्होंने आज तक कभी भारतीय अदालत में इस मामले से जुड़े मुकदमों का सामना ही नहीं किया। तीनों ने बिना किसी बाधा के अपनी नौकरी पूरी की और उच्च पदों से रिटायर भी हुए। इन 3 किरदारों में से 2 तो अपने ऊपर लगे आरोपों की कहानी तक सुनाते हैं, लेकिन सरकार, वो चाहे किसी की भी हो, हमेशा यही कहती रही है कि उसके पास इन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इन 3 किरदारों में पहला है वॉरेन एंडरसन का। ये भोपाल गैस कांड के वक्त यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन था। हादसे के 4 दिन बाद यानी 7 सितंबर 1984 को एंडरसन हालात का जायजा लेने भोपाल आया। इसे भारतीय दंड विधान की ऐसी गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया जिन पर अदालत की इजाजत के बिना जमानत नहीं मिल सकती थी। लेकिन महज 4 से 5 घंटे के भीतर इन्हें न सिर्फ जमानत मिली बल्कि इनके लिए भोपाल से तो क्या, देश से भागने का इंतजाम तक कर दिया गया। इसके बाद इसके खिलाफ अदालतों में सुनवाइयां तो होती रही। अमेरिका से इनके प्रत्यर्पण की कथित कोशिशें भी की जाती रही, लेकिन ये कभी भारत लौटा ही नहीं। एंडरसन 1986 में यूनियन कार्बाइड के सर्वोच्च पद से रिटायर हुआ और 52 साल की उम्र में 29 सितंबर 2014 को इसकी मौत हो गई। दूसरे किरदार हैं स्वराज पुरी। ये जनाब गैस हादसे के वक्त भोपाल में एसपी हुआ करते थे। एंडरसन को भोपाल में पहले गिरफ्तार करने और फिर उनकी जमानत का इंतजाम इन्होंने ही किया था। यही नहीं, खुद गाड़ी ड्राइव करके उसे बाइज्जत भोपाल एयरपोर्ट तक छोड़ने यही गए थे। इन्होंने गैस कांड की जांच करने वाले आयोग के सामने खुद माना था कि हमने एंडरसन को लिखित आदेश पर आधार पर ही गिरफ्तार किया था, लेकिन मौखिक आदेश के आधार पर उसे छोड़ दिया। ये मौखिक आदेश हमारे ऊपर कहां से मिला इनको? आदेश किसने दिया? इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। सरकार के सच्चे सेवक पुरी 23 सितंबर 2006 को मध्य प्रदेश के महानिदेशक जैसे सर्वोच्च पद से रिटायर हुए। तीसरे किरदार है आईएएस मोती सिंह और भोपाल के एक पोश रिहाइश में स्थित अपने निजी बंगले में रहते। जब गैस दुर्घटना हुई तब ये भोपाल के कलेक्टर हुआ करते थे। मध्य प्रदेश शासन में सचिव जैसे शीर्ष पदों पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद भी सरकार उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए समय समय पर इन्हें लाभ के पद से नवाजित करती रही। उदाहरण के लिए 19 जनवरी 2015 में ही इन्हें भोपाल नगर निगम के चुनावों के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। इन्हीं की सरकार कार को खुद चलाते हुए स्वराज पुरी वॉरेन एंडरसन को हवाई अड्डे तक छोड़ने के गए थे। उस कार में एंडरसन के साथ मोती सिंह भी थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एंडरसन की गिरफ्तारी, जमानत या फिर उसे भगाने का रास्ता आसान करने के लिए पूरी योजना में बराबर के साझीदार थे। इसी बात का जिक्र इन्होंने खुद अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में किया था। ये किताब 2009 में आई थी। इसमें उन्होंने
1984 को उस वाक्य का विस्तार किया जिससे जिक्र किया था, जिसे स्थानीय अखबारों में जब तक इस किताब के अंश प्रदर्शित नहीं हुए थे। ये कुछ इस तरह से है। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी, उस वक्त अर्जुन सिंह थे, का फोन आया। मुझे तत्काल सीएम हाउस बुलाया गया। कुछ देर बाद वहां पुलिस अधीक्षक भी आए थे। ये स्वराजपुरी की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें बताया गया कि अंडरसन, केशव महिंद्रा और विजय गोखले सर्विस पॉइंट से भोपाल आ रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार करना है। आदेश मिलते ही हम भोपाल हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। सुबह करीब 10 बजे हवाई अड्डे पर विमान उतरा और ऑफिसर खन्ना की मदद से हम विमान के कॉकपिट वाले रास्ते की सीढ़ी से अंडरसन, महिंद्रा और गोखले को उतारकर नीचे ले आए। मेरा इशारा पाते ही एसपी मेरी कार को तुरंत हवाई जहाज के पास ले गए और हम तीनों को उसमें बिठाकर यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। हमने हवाई अड्डे से निकलने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सामने से निकलने की बजाय दूसरा रास्ता चुना ताकि कोई कैमरामैन हमारी फोटो ना ले सके। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने अंडरसन को उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया। जरूर इंतजाम किए करने के बाद हम सब बाहर निकल रहे थे तो गेस्ट हाउस के गेट पर मीडिया का जमावड़ा शुरू हो चुका था। उस वक्त भी कार से उतरकर मैंने ही मीडिया को अंडरसन की गिरफ्तारी की सूचना दी। इसके बाद बाकी सवालों से बचते हुए हम वहां से निकल गए। उस दिन दोपहर 2:30 बजे मुख्य सचिव ने के बुलावे पर मैं एसपी के साथ उनसे मिलने सचिवालय स्थित उनके चैम्बर में गया। वहां उन्होंने बताया कि बैरागढ़ हवाई अड्डे पर स्टेट प्लेन तैयार खड़ा है। अंडरसन को उसी प्लेन में तत्काल दिल्ली भेजना है। ये निर्देश मिलने के बाद हम सीधे यूनियन कार्बाइड गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए। वहां कुछ देर चर्चा के बाद अंडरसन के जमानत के कागजात पर दस्तखत किए गए। इसके बाद हम उन्हें इसी कार में बिठाकर चुपके से कॉलेज की तरफ से एक नए बनाए उबड़ खाबड़े रास्ते से निकल गए। जिस रास्ते से हम हवाई अड्डा पर पहुंचे उसका किसी को भी पता नहीं था। हवाई अड्डे पर पहले से स्टेट प्लेन तैयार खड़ा था। हमने उसमें अंडरसन को बिठाया और दिल्ली भेज दिया। केशव महिंद्रा और विजय गोखले को पुलिस ने अदालत में पेश कर उनके रिमांड में लिया था। अब इतने साफ संकेतों के बाद आप सोचिए, विचारिए कि त्रासदी क्या थी जो 2 दिसंबर की रात को हुई, या फिर वो इतनी इन जिंदगियों को तबाह करने वालों के ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उनसे कोई जवाब नहीं मांगा गया। ऊपर के आदेश और ऊपर के लोगों ने अपनी राजनीति के चक्कर में अपनी ही जनता के कीड़े मकोड़ों की तरह मरने दिया, मौतों का सौदा किया और सब कुछ भुला दिया। भोपाल गैस कांड उतना बड़ा कलंक नहीं हमारे समाथे पर, जितना बड़ा कलंक ये है कि हमारे उस दौर के हुक्मरानों ने इसके अपराधियों को न सिर्फ बचाया बल्कि सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। ये देश के साथ अपने जमीर की गद्दारी नहीं थी। आने वाली नस्लें जब हमसे भोपाल त्रासदी का हिसाब मांगेगी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि माफ करना, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे देश में राजनीति का पेशा बहुत गंदा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही मुख्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।